हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 3 यूनिट 12 दैट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ भी उतना स्पेशल नहीं दिया है तो हम स्किप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नीड ऑफ रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है या फिर नीड क्या है इस चीज़ को, मतलब रिसर्च कंडक्ट करवाने की। तो सबसे पहले एनहांसिंग नॉलेज, कि हम नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस कर सके, उसमें कुछ नया ऐड कर सके, बेटर उसको मीनिंगफुल और यूज़फुल बना सके। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एंड देयर नीड्स, दैट इज़ जो भी लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी कंडक्ट करवाना इंपॉर्टेंट है। एंड देन द नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। अब एजुकेशनल रिसर्च में अगर हम बात करें तो जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होता है ना, वो काफ़ी पॉपुलर तो बिल्कुल भी नहीं है अभी के टाइम में भी। इवन अगर हम देखें, फॉर सपोज जो टीचर्स होते हैं जो साइंस सिखा रहे होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस का भी जवाब दे नहीं पाते कि लाइक साइंस क्या है। अगर कोई आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक सवाल पूछ ले तो टीचर्स को पता नहीं होता कई बार। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे अभी पूछने लग जाओ कि साइंस क्या होता है। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, ना ही टीचर्स हूँ। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो भी उसको अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, कि जो भी मेथड या स्ट्रेटजीज होते हैं उसको प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश किया जा सके ताकि हम बेटरमेंट या फिर इफेक्टिवनेस ला सकें जो भी हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज होते हैं उसमें। देन द नेक्स्ट, हम जो भी क्लासरूम के डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए सल्यूशन ला सके। असेसमेंट की जो प्रैक्टिसेस या फिर जो भी स्ट्रेटजीज होते हैं उसको एग्जामाइन कर सके, उसमें बेटरमेंट ला सकें। देन द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज या इनोवेशंस को इंक्लूड करना है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में ताकि वो बेटर हो या फिर क्वालिटी वाइज वो बेस्ट हो सके, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वे रिसर्च एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश की जाती है, एदर ग्राफिकली हो या फिर स्टैटिस्टिकली जो आपको दिखाया जाता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को दिखाती है, तो वो आप सर्वे रिसर्च बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर में 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लार्ज स्केल सैम्पल सर्वेस होते हैं। तो ये एक जो भी नेशनल या स्टेट लेवल की जो बॉडी होती है ना लार्ज पॉपुलेशन में, वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब ये पॉलिसी के बेसिस पे हो सकते हैं, लाइक जो बेस होती है ना पॉलिसीज़ की, कि किस बेसिस पे पॉलिसी लाया जा रहा है, वो प्रोवाइड करती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ रीजनल और लोकलाइज सर्विस। अब ये फोकस करती है थोड़े उससे छोटे पॉपुलेशन को, ताकि जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ होती है ना, सर्टेन जो भी इंटरवेंशंस वगैरह या फिर नई चीज़ें होती है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, वो चीज़ों को मतलब कैलकुलेट करने के लिए या पता करने के लिए, समझने के लिए ये चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो भी गर्ल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बाईसाइकिल प्रोवाइड होती है, राइट। कई सारे जगहों में ये चीज़ है कि उनको बाईसाइकिल प्रोवाइड होती है। तो अब इसका इफेक्टिवनेस कितना है कि जब ये पॉलिसी आया था या फिर जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी कि सबको दिया जाएगा, उसके बाद क्या चेंजेस आई है, इनफैक्ट वो बट रही है लोगों में या नहीं बट रही है, लोगों को मिल भी रहा है उसका लाभ या नहीं, वो ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को चेक करने के लिए ये चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती है। देन नेक्स्ट इज सर्वे एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक रिसर्च। अब ये जनरली एक कोर्स का या फिर एक स्टडी का, जो कि एक फंडेड रिसर्च होते हैं, जो एजेंसीज के थ्रू ना फंड किए जाते हैं, मतलब उसको फंड देते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्ट करवाया जाता है एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग में, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें में। फॉर सपोज अगर आप स्कूल्स में देखो तो जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये तो एक स्कूल के ऊपर है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये सर्वे भी होती है एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ केस स्टडीज इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। देन सबसे पहला, केस स्टडी एज अ टीचिंग लर्निंग टूल। अगर हम केस स्टडी को एज अ टीचिंग लर्निंग टूल की तरह बात करें तो ये नॉर्मली फोकस करते हैं जो हमारे हायर ऑर्डर होते हैं उसको डेवलप करने में, मतलब हमारी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में, एनालिसिंग की जो भी स्किल्स है कि हम किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन उफ, तो किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को बेटर करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो जब हम ये रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं या जब हम केस स्टडी कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें माइंड में रखना। जैसे कि सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम्स होती है ना, जब आप डिस्कस करते हो तो वो एक्सपेक्टेड लर्निंग
आउटकम्स केस के टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपके आउटकम क्या निकल के आ रही है, ठीक है। देन हाँ, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी, देन इवन ये भी कि कौन से इश्यूज़ को पॉइंट किया गया है डिस्कशन के टाइम में। जब आप केस स्टडी करते हो तो आप डिस्कस करते हो, राइट। जब आप डिस्कस करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप पॉइंट करोगे एक चीज़ से रिलेटेड, तो वो सारी प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़ क्या है, एंड देन जो केस है या फिर जो ओपनिंग क्वेश्चंस है वो इंट्रोड्यूस करवाना, इवन जो प्रिपरेशन होती है स्टूडेंट्स के पार्ट में कि नेचर ऑफ डिस्कशन कैसा होने वाला है, उस पर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना लगेगा डिस्कशन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ऐसा नहीं है ना कि एक केस स्टडी दे दिया आपने, दे दिया 1 साल में कभी भी लेके आ जाना, वो चीज़ें नहीं होती। आप प्रॉपर एक टाइम देते हो डिस्कशन के लिए, एक केस स्टडी के लिए, कि आप 2 दिन में करके आओगे। अगर वो बहुत ही एडवांस लेवल पे थोड़ा बिगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा ज़्यादा दिन दोगे, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो आप 1 दिन के अंदर ही मांगोगे, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आइडियाज़ या जो कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं उसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में ध्यान रखना। हमारी असेसमेंट की स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे और आप जब केस स्टडी कंडक्ट करवाओगे तो उसकी बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो उसकी बेनिफिट में आता है सबसे पहले तो, क्योंकि केस स्टडी एक रियल इवेंट पे बेस्ड होती है, तो ये बहुत बेटर होते हैं, लाइक बहुत सही तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। जो भी हमारे लर्निंग बेस्ड सिनारियो होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, जो लर्नर सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉब्लम को, और अपनी मेंटल पावर या उनकी थिंकिंग स्किल्स क्या, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उसके थ्रू वो बेटरमेंट उसमें ला सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है। देन द थर्ड इज़, सेम केस या इवेंट को पहले अलग पर्सपेक्टिव से अलग लर्नर देखेगा, राइट। आप एक केस स्टडी दे रहे हो किसी भी चीज़ का, चाहे ये कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव निकल के आएगी, मल्टीपल व्यूज़ निकल के आएगी, जो कि बहुत अच्छा है कि हर किसी का व्यूज़ मिल रहा है। ओब्वियसली अगर कोई व्यू दे रहा है तो उसके ऊपर वो क्लैरिटी भी देगा ना, फैक्ट भी रखेगा कि हाँ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडियाज़ भी बहुत एडवांस मिलता है, ठीक है। और क्योंकि स्टूडेंट्स के थ्रू हम मेनली कंडक्ट करवाते हैं, इवन अगर टीचर्स के थ्रू भी कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देख रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा इस चीज़ को रखना सामने, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ केस स्टडी एज अ रिसर्च मेथड की अगर हम बात करें तो इसके चार मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एथनोग्राफिक, जो कि बिहेवियर पे फोकस करता है, देन हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। अब यहाँ पे केस स्टडी का मतलब है जहाँ पे हम आंसर खोज रहे होते हैं कोई भी रिसर्च क्वेश्चन का, लाइक हाउ, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी एक डेप्थ एनालिसिस होते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट होते हैं कि केस स्टडी अगर हम रिसर्च मेथड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला कि जो इफ़ेक्टिवनेस होती है हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का, उसको मतलब उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम चेक कर सकते हैं, जो एडॉप्शन है उसको चेक कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक वाइडर लेवल ऑफ ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, या एप्लीकेशन उसका कैसे है उस पर फोकस कर सकते हैं। देन हमारी स्कीम्स या जो भी पॉलिसीज़ वगैरह एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाई गई है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है उसको चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ उसका इम्पैक्ट, जो कंटेक्चुअलाइजेशन, जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उस पर उनका क्या इम्पैक्ट है उसको भी फोकस कर सकते हैं। तो ओवरऑल केस स्टडी रिवील करती है सच्चाई को, जो कि भले ही डायरेक्टली ना हो, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल होती है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो टीचर्स के थ्रू हो या फिर रिसर्चर उसको देखे या फिर ऑब्जर्व करे, वो चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। देन आते हैं एक्शन रिसर्च पे, सोल्यूशन टू स्पेसिफिक इश्यूज़। अब ऐसी स्टडीज़ जहाँ पे लिमिटेड, आप बोल सकते हो लिमिटेड चीज़ें होती है, ठीक है, वहाँ पे भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है ना लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जो लिमिटेड वे में कंडक्ट करवाई जाती है। एक्शन रिसर्च मतलब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट, कि एक्शन रिसर्च मतलब एक स्कूल की सिचुएशन, एक क्लासरूम की सिचुएशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, ठीक है। तो सल्यूशन अगर हम एक प्रॉब्लम का दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, नहीं, बट एक प्रॉब्लम खत्म होगा, राइट। तो उसके लिए हम एक्शन रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। इसका डिटेल्स हमने प्रीवियस चैप्टर पूरा एक्शन रिसर्च के ऊपर ही था, तो आप वो
पढ़ सकते हो, वो देख सकते हो ताकि आपको डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब इसको बहुत ही वैलिड अप्रोच माना जाता है किसी भी सोल्यूशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए या कंसीडर करने के लिए, सॉरी। अब इसकी मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है, लाइक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हो सकती है, हो सकता है आप लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप देख रहे हो, सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो डाटा एंड देन उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जो रिसर्चर होता है उसके लिए पॉसिबल होता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, मतलब जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन द नेक्स्ट इज रोल ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एट वेरियस लेवल। अब ये एक लार्ज स्केल सर्वे होता है जहाँ पे हम नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब नेशनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्ड होती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स अगर हम बात करें, NAS दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो इसके सबसे पहला फीचर है कि ये एक सैम्पल बेस्ड NAS, लाइक आप बात करो तो क्लास 3, 5, 8 एंड 10, इसको ना एक साइकिल ऑफ 3 इयर्स का जो पीरियड साइकिल होता है ना वो असाइन की जाती है, ठीक है, या फिर सैम्पल उस तरीके से तैयार कराया जाता है। देन द सेकेंड इज एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब हम कंपटीशन, एक लार्ज स्केल कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हम असेस्ट कर रहे होते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो लर्निंग अचीवमेंट होती है स्टूडेंट्स की उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। देन द थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, इसका ये है कि एक सिस्टम लेवल रिफ्लेक्शन को दिखा सके, या फिर जो एक स्कूल की इफेक्टिवनेस है एजुकेशन को लेके किसी भी कंट्री में, जैसे कि फॉर सपोज हमारे इंडिया में हमारे एजुकेशन का क्या रोल है, किस तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या इफेक्टिवनेस है, बच्चों पे किस तरीके से मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है एजुकेशन सिस्टम का, या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बेनिफिट की बात करें वो मैं आपको टेक्स्ट बुक से समझा देती हूँ। तो बेनिफिट्स ऑफ NAS, ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये है कि हम कंपेयर कर सकते हैं जो भी परफॉर्मेंस होता है ना, कि हमारी जो भी परफॉर्मेंस है एजुकेशन की पूरे पॉपुलेशन के ऊपर, या उसका डिज़ायरेबल डायरेक्शन क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या आनी चाहिए, उस चीज़ों को हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट इज जो फाइंडिंग्स होती है किसी भी सर्वे का, आप सर्वे कंडक्ट करवाते हो तो कुछ फाइंड करते हो ना, कुछ चीज़ें आपको मिलती है, तो जो फाइंडिंग्स होती है वो गाइड करती है कि हम किस तरीके से बेटर एजुकेशनल पॉलिसीज़ ला सकें, नई प्लानिंग कर सके, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट या क्लासरूम लेवल पे हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एक स्नैपस्टॉक देता है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है एंड ऑफ द क्लासेस में, चाहे वो क्लास 3 की बात करो, क्लास 5 की बात करो, 8 या 10, तो आप उसको जो स्टूडेंट का अटेनमेंट लेवल है ना उसको आप चेक करते हो या मेज़र कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज जो भी एजुकेशनल प्लानर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स के थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ का, तो वो रिसर्चेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप को, चाहे वो असेसमेंट के थ्रू हो या फिर कोई भी प्रोसेस जो होती है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं इस चीज़ पे। तो रिसर्चेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिल सके, ठीक है, कि कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। देन द नेक्स्ट इज़ ये एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसको हम सोशियो इमोशनल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकें, मतलब बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कि स्किल्स पे भी फोकस कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल ये जो एजुकेशन जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस पर भी फोकस कर सकें। देन द नेक्स्ट इज़ कि जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो हेल्प करती है कि हम एक्यूरेट जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है ना उसका एक्यूरेट परफॉर्मेंस हम प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारा आउटकम क्या है, जो कंटेक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं उसके थ्रू। देन द नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जो टीचर्स के लिए एक कैपेसिटी बिल्ड करती है कि वो चाहे वो मिड लेवल ऑफिशियल्स हो या DIETS या SCERT, ठीक है, ये सब एक ऑफिशियल वो चीज़ें होती है। तो एक आप बोल सकते हैं एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करना, ठीक है, कि कैसा है टीचर्स, कैसे वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये भी है कि जो भी फ्यूचर प्रोग्रेस होता है ना, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें इस कंटेक्स्ट में भी, तो उसमें प्रोग्रेस लाने का भी काम ये चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट और स्कीम टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब ऐसे रिसर्चेस ना कंडक्ट करवाए जाते हैं, टाइम टू टाइम वो चीज़ें होती रहती है, चाहे वो स्टेट के थ्रू कंडक्ट करवाई जा रही है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू कंडक्ट करवाई पा रही है। ये इसलिए कंडक्ट होती है ना ताकि हम जो प्रोजेक्ट होती है उसमें इम्प्रूवमेंट या इफेक्टिवनेस ला सके, ठीक है। अब इसका जो नेचर होता है वो या तो क्वान्टिटेटिव हो सकता है या तो क्वालिटेटिव हो सकता है, और हो सकता है वो मिक्स मेथड हो, दोनों ही हो, मतलब क्वालिटेटिव भी हो कुछ और कुछ क्वांटिटेटिव भी हो। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है। सबसे पहला कि जो इंसाइट होती है ना किसी भी चीज़ का या किसी भी स्कीम या पॉलिसीज़ का, वो हमें मिल जाता है अच्छे तरीके से, मतलब ईजिली मिल जाता है। दूसरा कि बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स या प्रोजेक्ट होते हैं जिसको बहुत बाद में अगर हम इवेलुएट करें ना तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं पाते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर हमने किसी को ना मतलब हक दिला भी दिया है, अगर वो लेट दिलाया है तो वो चीज़ें हक दिलाने का कोई मतलब नहीं होता, वैसे टाइप में जो होती है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम टाइम टू टाइम उसको कंडक्ट करवाते रहे, क्योंकि जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत फोर्स लगता है चेंज करने के लिए उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आदत अडॉप्ट कर लेते हैं ना लोग और आदत को छोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। देन द नेक्स्ट इज़ ये जो भी इफेक्ट होती है एक पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर या पर्टिकुलर, हाँ आप बोल सकते हो, तो उसको एक्सेस करती है कि इफेक्ट क्या है। मतलब आप एक पर्टिकुलर स्कीम लेके आ रहे हो, कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अब उसका इफेक्ट क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसको असेस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द लास्ट वन इज़ जो आउटकम होती है ना रिसर्च के, मतलब इस रिसर्च की जो आउटकम होती है वो हमें हमारा टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव अचीव हुई है या नहीं, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि कोई पॉलिसी आ रहा है तो वो इफेक्टिव है या नहीं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, उसने अपना जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था उस पॉलिसी को लाने का वो चीज़ें पूरा हुआ है, फुलफिल हुआ है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ये चैप्टर के अंदर में, आई होप आपको समझ आ गया होगा बिकॉज चैप्टर हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। तो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।